मैं उसको वेलकम करती हूँ। 16 साल की लंबी लड़ाई देश ने लड़ी है और फिर जाकर इनको देश भेजा जा रहा है। उनने हर यूएस कोर्ट्स में अपील की थी कि कैसे उनका एक्स्ट्राडिशन रोक दिया जाए, पर वो एक्स्ट्राडाइट हो रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि इंडियन कोर्ट ऑफ लॉ में जो भी प्रोसीजर हो, पर जब इनको फांसी की सज़ा दी जाए, भरे चौराहे में मुंबई के दिए जाए, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने आतंक मचाने का काम किया था, इस तरीके का पनिशमेंट मिलना चाहिए कि जो लोग इंडिया को बुरी नज़र से देखते हैं उनकी रूह कांप जाए पनिशमेंट को देखकर। तो तहावुर राना हो, मैं उम्मीद करती हूँ हाफिज़ सईद भी वापस इंडिया लाए जाएंगे। ये डेविड हेडली जो हैं वो भी यूएस सिटीज़न हैं, यूएस में छुप कर बैठे हैं, उनको वापस इंडिया लाया जाएगा और इन सबको कड़ी से कड़ी सज़ा होगी और ऐसी सज़ा होगी जो देश भर में एक मैसेज दे कि कोई जो भी देश के खिलाफ अगर आंख उठाता है तो हम उसको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। वो क्योंकि यूएस सिटीज़न के ऑब्लिगेशन में कैनेडियन और पाकिस्तानी सिटीज़न हैं और यूएस के ऑब्लिगेशन से आ रहे हैं और यूएस कोर्ट्स की कुछ एक्सपेक्टेशन है, इसलिए ये सब किया जा रहा है। पर मैं उम्मीद करती हूँ इंडियन कोर्ट ऑफ लॉ जो है उनको पूरी से पूरी जो कार्रवाई होगी जल्द से जल्द करेंगे। और इतने साल जो हमने इंतज़ार किया है, हर मुंबई वासी ने इंतज़ार किया है कि उनको जस्टिस मिलेगा, उनको पीस मिलेगा, उनको क्लोजर मिलेगा। और मैं जब 26/11 हुआ था उसके बाद मेरी भी जो लाइफ की जर्नी थी चेंज हुई है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी, जल्द से जल्द मिलेगी और ऐसी मिलेगी कि जो लोग हमारे देश के खिलाफ काम करते हैं उनकी रूह कांप जाए। वो वक्फ को लेकर नहीं हुई है, वो दिल्ली की जो मुख्यमंत्री ने उल्टी सीधी बातें कही हैं अखिलेश यादव जी को लेकर, वो उसके बारे में प्रोटेस्ट कर रही थी और एफआईआर दर्ज कर दिया गया है उनके खिलाफ। और रही बात वक्फ की, मैं कहूँगी कि स्टेट लॉ एंड ऑर्डर इज सुप्रीम। एक डिसीजन कोर्ट में पार्लियामेंट में हुआ है, वो डिसीजन क्योंकि उनके पास आंकड़े ज़्यादा थे वो निर्णय हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किया गया है। पर टिल देन अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था बिगड़ती है, ये मैं मानती हूँ कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है और हर राज्य सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। तो आरएसएस को अगर आप आरएसएस का इतिहास पढ़ेंगे तो आरएसएस का यही मानना था कि पहले तो तिरंगा को मान नहीं देना, संविधान का पे विश्वास नहीं रखना और एक सेक्युलर रिपब्लिक की जो बात हुई थी उसके खिलाफ उन्होंने काफ़ी उस पर प्रोटेस्ट भी किए थे। तो इनका इतिहास रहा है। हाल ही में जो चुनाव हुए थे 2024 के, तो उसमें तो बाकायदा कहा गया था कि हमें 400 से ज़्यादा वोट दो, जैसे सीट्स दो, जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन बदल दें। तो कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान, कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करना कहने में, कथनी और करने में बहुत अंतर है। क्या अमित शाह जी ने उसी संसद में नहीं कहा कि अगर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जगह अगर भगवान का नाम जपते तो आपकी 7 जन्में तर हो जाती? तो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना दिखाता है कि उनको संविधान से कोई लेना देना नहीं है, संविधान के खिलाफ उनकी मंशा है। जिस तरीके से पूंजीपतियों की मदद की गई है, पूंजीपतियों के कर्ज माफ़ किए गए हैं, और जब किसान कर्ज माफ़ी की बात करते हैं उनके ऊपर लाठी चलती हैं, उनके कानून ऐसे लाते हैं जहां उनकी ज़मीनें खींच ली जाएंगी। अभी जो बार बार अगर आपने वक्फ कानून के ऊपर आपने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो भी स्टेटमेंट सुने होंगे या स्पीचेस सुने होंगे, उनकी आंखें सिर्फ वो ज़मीन पे थी जो वक्फ की हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे हमने अपने जो संसाधन हैं, पोर्ट्स हों, एयरपोर्ट्स हों, सारी चीज़ें एक ही इंडस्ट्रियलिस्ट के हवाले कर दी हैं कि ऐसा नहीं। और जैसे ही वक्फ कानून पास हुआ वैसे ही आरएसएस के एक पत्र में, मेन न्यूज़पेपर में निकला कि कैसे चर्चेस के पास ज़मीन ज़्यादा है, क्रिश्चियंस के पास ज़्यादा ज़मीन है। तो क्या ये लोग हर माइनॉरिटी के पीछे जाएंगे? माइनॉरिटी में सिर्फ मुसलमान नहीं हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, सिख्स भी हैं, जैन्स भी हैं, पारसीज भी हैं। तो क्या उन सब के पीछे केंद्र सरकार उनके हित का नाम लेकर इस तरीके की काम करेगी? देखिए, जिस दिन टैरिफ रोल आउट हुआ था देश में, उससे पहले बात हो रही थी कैसे इंडिया इज़ ऑन द टॉप ऑफ थिंग्स एंड डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी की दोस्ती इतनी है कि शायद इंडिया विल एस्केप द टैरिफ्स। पर वो टैरिफ्स एस्केप नहीं किए बल्कि टैरिफ्स रोल आउट किए और बहुत सारी आपत्तिजनक बातें कही डोनाल्ड ट्रंप ने। आज भी वो कह रहे हैं, जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि उनके सारे नेता उनके पीछे भाग रहे हैं कि हमारे साथ ट्रेड अग्रीमेंट करो, ट्रेड अग्रीमेंट करो। और पार्लियामेंट में जिस दिन ये रोल आउट हो रहा था, टैरिफ रोल आउट हो रहा था, पार्लियामेंट में वक्फ के ऊपर चर्चा हो रही थी। मैं चाह रही थी कि ट्रेड मिनिस्टर, जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं, वो आकर आश्वासन दें, पार्लियामेंट के माध्यम से जनता को आश्वासन दें कि वी आर ऑन टॉप ऑफ थिंग्स, कि हमारी बातचीत चल रही है, कहाँ तक बातचीत हुई है, किस तरीके से प्रभावित करेगी। सिर्फ स्टॉक मार्केट को ही प्रभावित नहीं करने की बात है, हमारे एक्सपोर्ट्स को भी प्रभाव करने की बात है। हमारे बिजनेसमैन बार बार कह रहे थे कि हमसे बातचीत करो, किस किस इंडस्ट्री से बात की है, क्या ट्रंप से बात हुई है, ये सब उनको बोलना चाहिए था। प्रधानमंत्री को जनता को अवगत कराना चाहिए था, क्योंकि आप दूसरे देशों के प्रधानमंत्रियों को देखो, सबने आकर बात की है,
सबने अपना पक्ष रखा है, सिर्फ हम ही चुप बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं जो टैरिफ की वजह से जो बिजनेसेस पे प्रॉब्लम आएंगी, वो भी संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को उस पर अपनी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए। जिस तरीके से ध्रुवीकरण की राजनीति से फायदा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही हमेशा रहा है, और वो ध्रुवीकरण अभी भी वक्फ कानून के आड़ में कर रहे हैं। अब फिर से नए नए शगुफे छोड़ रहे हैं कि अब इस पे चर्चा होगी, दूसरी चीज़ों पे जो ध्रुवीकरण की ओर लेकर जाती है। तो जनता को सतर्क रहना चाहिए। आज आपके मुद्दे, जब टैरिफ लागू हो रहा था उसी दिन इसी सरकार ने 2 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी पेट्रोल और डीजल के प्राइस में। दुनिया भर में ऑयल प्राइसेस क्रैश हो रहे थे, उन्हें 2 रुपए लगा दिए। एलपीजी सिलेंडर रातों रात 50 रुपए बढ़ा दिया। तो ये सारी चीजें आपके साथ हो रही हैं, आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है। इस तरीके के ध्रुवीकरण में रहेंगे तो ये आप लोगों का फायदा ही उठाएंगे, और अपनी कथनी और करनी में जो इनका अंतर है वो स्पष्ट होता जाएगा। तो उन्होंने वेस्ट बंगाल को लेकर उन्होंने कुछ बातें रखी हैं, वो वहाँ की मुख्यमंत्री हैं, वो जानती हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा चलता है, तो उन्होंने अपनी जनता से बेबाकी से बात की है।